पाकिस्तान की सियासत कहीं दाइयों से अदम इस्तेकाम का शिकार है। यूं तो सियासत को एक बेरहम खेल करार दिया जाता है, जहां कभी सियासी कारकुन और कभी सियासी जमातों के कायदीन अपनी अपनी ज़रूरत और अपने अपने फ़ायदे के लिए सियासी वबस्तगियों को तब्दील करते आ रहे हैं। गुज़िश्ता कई दहाइयों से पाकिस्तान में नज़रियाती सियासत का वजूद कमज़ोर से कमज़ोर तरीन होता जा रहा है, जो एक लम्हा फ़िक्रिया है। पाकिस्तान की शायद ही कोई ऐसी पार्टी, कोई सियासी जमात हो जिसने बावक्त ज़रूरत और बावक्त मजबूरी अपने सियासी नज़रियात और सियासी इख्तलाफात पर समझौता ना किया हो। पाकिस्तान की सियासत को जमहूरियत के नाम पर ज़ाती मकासद के असूल के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। पाकिस्तान की इस वक्त की तीन बड़ी सियासी जमातें तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात में कामयाबी और इक़्तिदार के असूल को मुमकिन बनाने के लिए इलेक्टेबल्स के नाम पर नज़रियाती सियासत को कुर्बान किया, जिसकी माजी करीब में बेमिसाल मिसालें मौजूद हैं। पाकिस्तान की गुज़िश्ता कायम होने वाली तीनों हुकूमतों में तीनों बड़ी सियासी जमातों ने इक़्तिदार के असूल के लिए तमाम असूल, मेरिट और नज़रियाती सियासत का कत्लेआम करके इक़्तिदार के असूल को मुमकिन बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। पाकिस्तान के हालिया सेनेट के इलेक्शन के बाद की पैदा शुदा सूरत हाल के हवाले से आज हमारी बातचीत होगी। आज के हमारे मेहमान, जिनका तारफ़ मैं आपसे कराता चलूँ, जो आज़ाद कश्मीर की तालिब इल्म की सियासत से इन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज़ किया और फिर लॉ की तालीम हासिल करने के बाद वो बरतानिया में आ गए और बरतानिया के मुमताज़ कानूनदान जनाब सैफ अल हक बाबर एडवोकेट से है, जो बरतानिया की सियासत के साथ साथ पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सियासत पर भी गहरी नज़र रखे हुए हैं। सैफ अल हक बाबर साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज जिस तरह के आपने देखा कि पाकिस्तान के हालिया सेनेट इलेक्शन के बाद की जो पैदा शुदा सूरत हाल है वो आपके सामने है, जिसमें तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने किन वजूहात की बुनियाद पर सियासी वस्किन को तब्दील करके साबिक़ वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जनाब चौधरी औरंगज़ेब साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं आपके प्रोग्राम में आकर तो लोगों से को अपनी राय का इज़हार कर सकूँ और उन तक अपनी राय को पहुँचा सकूँ। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो जहाँ तक के आपके सवाल का ताल्लुक है, तो उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल यकीनन जो मौजूदा सियासत है वो उसमें ये जो नजरियाती सियासत है ये इन्हसास का शिकार है। और अगर आप ये देखें आज से 10, 15, 20 साल पीछे चले जाएं तो अगर आप उसका कंपैरिजन करें तो बिल्कुल आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त लगती है कि अब वो ग्रुपिंग ये नहीं कि पाकिस्तान की सतह पर इंटरनेशनली भी ये ग्रुपिंग तकरीबन खत्म होती नजर आ रही है। और ये जो नजरियाती तफरकात है और नजरियाती जो फासले हैं ये सिमटते नजर आ रहे हैं और एक दरमियानी यानी कि नया एक नजरिया पैदा हो रहा है जिसमें कि सब अपनी अपनी इंतहा से दरमियान की तरफ आते हैं, जिसको कि सेंट्रड आइडियोलॉजी कहा जाता है। लेकिन यह तो एक यानी कि ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर जो नजरियात हैं उनके ऊपर जो है वो वक्त का असर हुआ और उससे ये तमाम जो नजरियात है वो इंतहा पसंदी से जो है वो दरमियानी सूरत की तरफ आए। हालिया सेनेट के इलेक्शन के हवाले से आपका क्या तजिया, आपकी क्या राय है, क्या सोच है, क्या वजह बनी? इलेक्शन की जहाँ तक बात है, इस इलेक्शन के हवाले से मैं यही कहूँगा, तो उसमें कोई ऐसा कोई नजरिया या फिक्र की बात तो मुझे नजर नहीं आती। इसमें ज्यादा जो मुझे नजर आती है वो जाती पसंद नापसंद और जाती रवाबत की है। और मेरा ख्याल है कि शायद जो जब हुक्मरान जमात होती है उसकी और स्पेशली जो वज़ीर आज़म होता है उनकी मसरूफियात और उनकी जो डे टू डे मामूलात होते हैं उनकी वजह से वो उनका एक फासला बन जाता है अपने जो होते हैं उनके मेंबरान उनके साथ। साहब, अगर ये फैसला आपकी राय के मुताबिक अगर यही फासला उनके दरमियान बढ़ा है तो इस्लामाबाद की 2 नशिस्तें थी, दूसरी नशिस्त पर पीटीआई ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की है। क्या वजह है कि इस नशिस्त पर जो तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली है उन्होंने बगावत की और दूसरी नशिस्त पर तहरीक इंसाफ बारीक सिरे से कामयाब होती है? उसकी वजह मेरा ख्याल में ये है कि एक तो यह है कि दूसरी थी उसमें कोई मुखालिफ किसी ने वोट मांगा नहीं, इतना इफेक्टिव कैंपेन नहीं थी। इसमें चूंकि उनके पास चॉइस बन गई थी, एक इफेक्टिव कैंपेन थी जिसमें उन्होंने दूसरों को कायल करने की कोशिश की कि आप हमें वोट दें। उसमें अपने पुराने ताल्लुक वास्ता उसको भी
सामने रखा गया। और तीसरी बात यह है कि अगर आप देखें तो इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म है, उनकी एक चीज जो आपको नजर आएगी पिछले 2-2.5 साल में, कि वो असेंबली में बहुत कम जाते हैं। तो चूंकि वो असेंबली में बहुत कम जाते हैं, तो उनकी इंटरेक्शन इतनी ज्यादा अपने असेंबली के अरकान के साथ नहीं होती, वो कमजोर है। नहीं साहब वो तो अगर मजमूई अगर पूरे इलेक्शन पर इसके असरात मरतब होते हैं तो बिल्कुल आपकी मैं बात से इत्तेफाक करता हूँ, मगर ये सिर्फ सैयद यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख के दरमियान जो मुकाबला था उसमें उन्होंने बगावत की, उस पर उन्होंने एतराज किया, उस पर उन्होंने एहतजाज किया, सिर्फ एक नशिस्त पर। उसकी वजह यह है कि उस हफीज शेख के मुकाबले में इफेक्टिव कैंपेन का होना बहुत जरूरी है। देखिए, जब आप कभी भी वोट अपना माइंड चेंज करते हैं या स्विंग होता है वोट दुनिया में जहां पर भी, तो उसके लिए जरूरी होता है कि दूसरी तरफ इफेक्टिव कैंपेन हो। अगर दूसरी तरफ इफेक्टिव कैंपेन ना हो तो फिर उसके नतीजे में लोग जिस एक तरफ उन्होंने वोट देना होता है वो उसी तरफ देते हैं, क्योंकि उनको दूसरी तरफ कोई चीज नजर नहीं आती। तो आप क्या पर यह था कि उनके पास एक इफेक्टिव कैंपेन थी, जिसकी वजह से उनके पास ये अपॉर्चुनिटी पैदा हुई कि वो अपनी राय का इजहार कर सके, और एक यानी कि मुतबादल के तौर पर उनके पास एक मजबूत उम्मीदवार मौजूद था। तो इस वजह से उन्होंने तो आप क्या समझते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ इमरान खान हफीज शेख के बजाय किसी और को उम्मीदवार अपना नामजद करती तो नतीजे मुख्तलिफ हो सकते थे? ये बिल्कुल, ये भी बात दुरुस्त है आपकी कि अगर इसकी बजाय कोई ऐसा कैंडिडेट होता जिसका के लोगों के साथ ज्यादा राब्ता होता है, जो कि सियासत के अंदर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर वो उनकी एक पीछे लेगेसी होती, उनका माजी होता, तो उनके लोगों के साथ रुआबत होते, तो यकीनन इसका इफेक्ट होना था। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट ये जो मैं समझता हूँ कि जो चीज होनी थी वो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर का खुद और उनकी जो कैबिनेट है उसका जो असेंबली मेंबर है उनके साथ रुआबत, ये चीज ये साबित करती है कि उनके राब्ते अपने कारकुनों के साथ, अपने असेंबली मेंबरान के साथ इतने मजबूत नहीं है, और वो इनसे खुश नहीं है। साहब आपने देखा जो ही उनको कोई चांस मिला है जहाँ पर उनको कोई अल्टरनेटिव मौजूद था उनकी नजर में जिसको वो कर सकते थे चूज, तो उन्होंने बड़े ही इफेक्टिव अंदाज में उसको। साहब आप क्या समझते हैं कि ये जो उनकी बगावत था, ये उनका जो गुस्सा था, जो उनका एहतजाज था, ये इसी सीट तक महदूद रहेगा या मुस्तक़बिल करीब में भी जिस तरह अदम एतमाद और एतमाद के हवाले से अभी खबरें सामने आ रही हैं, तो क्या वो बागी अरकान असम्बली वो इससे आगे भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे या यहाँ तक वो उन्होंने अपना एक मैसेज कन्वे कर दिया है? मैं ये समझता हूँ कि देखना ये पड़ेगा कि इस बात को वो कितना आगे तक लेके जाने के लिए तैयार हैं, जो कि पीटीआई का। अगर तो वो अगर वो इसको अपनी भी जो उनकी कमियां कोताहियां थी उनके ऊपर भी वो गौर करते हैं और उसके बाद कोई दरमियाना रास्ता अख्तियार करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये हालात शायद मजीद ना बिगड़े। लेकिन अगर वो इसके ऊपर कोई सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि दूसरी तरफ से भी कोई सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया जाए। आप क्या समझते हैं कि आप आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं, क्या कल इमरान खान साहब बड़े पुरएतमाद नज़र आए थे, जो बाज़ उन्होंने अपनी ये कहा भी अपनी कौम से खिताब के दौरान भी कि वो एतमाद का वोट लेंगे, तो क्या वो एतमाद का वोट पाकिस्तान की असम्बली से लेने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आप ये देखें कि अगर ये वोट कैंसिल ना होते, अगर हाइपोथेटिकली अगर हम इसको देखें तो अगर ये वोट कैंसिल ना हो तो उन्होंने तो वोट ज्यादा ही लिए ना, मतलब ये अब जो है सिंपल मेजोरिटी भी नहीं ले सके, यानी कि 5 वोटों का डिफरेंस था और 7 वोट रिजेक्ट हुए शायद। बिल्कुल वो वोटों का फर्क तो था, लेकिन मैं ये कहता हूँ उनको 169 वोट पड़े अपने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, जब प्राइम मिनिस्टर के एतमाद के लिए 172 वोट चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन तमाम चीजों के बावजूद भी उनके पास 172 वोट नहीं है, 172 वोट अभी भी तहरीक इंसाफ के पास। तो मेरे ख्याल में कोई सच मुझे, लेकिन अभी ये जो वाकया हुआ है इसके बाद तो कुछ आप यकीनी तौर पर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर आप नंबर करें तो उसके हिसाब से मेरा ख्याल है कि उनके लिए इतना
वैसे बाजार तो ये लग रहा है कि शायद इस नशिस्त पर हफीज शेख के हवाले से मेमरान असम्बली को तफसात है, अदरवाइज वो पीटीआई के साथ हैं, अपनी क़यादत के साथ हैं, वज़ीर आज़म के साथ बाजार वो लग रहा है उन्हीं के साथ हैं। पर इस मामले पर उन्होंने बगावत की और काफ़ी मेमरान असम्बली का आपने देखा भी है, उनकी वीडियो भी सामने आई कि उन्होंने एतराज़ और एहतजाज किया कि हम हफीज शेख को वोट नहीं देंगे। पर अनिहा साहब जिस तरह जो मेरे ख्याल में वो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हफीज शेख साहब इसके बावजूद कि वो एक सियासी बैकग्राउंड ना रखने की वजह से उनका राब्ते इतने जो है असेंबली मेंबर्स उनके साथ नहीं है, लेकिन वो कोई मुतनाज़ा शख्सियत भी नहीं है, कोई ऐसे यानी कि उनकी शख्सियत में या उनकी मुतनाज़ा इस बुनियाद पर हैं वो तमाम हुकूमतों में रहे हैं ना, लेकिन वो माजी में नून लीग में भी शायद रहे हैं, पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो नजरियाती जो तारीक इंसाफ का कारकुन है उससे तो इख्तलाफ हो सकता है ना। वो अगर वो आप कैटेगरी के ऊपर लगाएं तो वो तो मेरा हाल है काफी सारे फिर मतलब उसमें तो फवाद साहब भी हैं, अपना फरदौस आशिक गवान है, और भी बेशुमार हैं जो इन तमाम यानी कि गवर्नमेंटों में पहले भी रह चुके हैं, और बल्कि वो जायद हामिद साहब जी काफ़ी बड़ी तादाद है। साफ लाख बाबर साहब, क्योंकि आप एक मुमताज़ कानूनदान हैं और यहाँ पे एक प्रैक्टिस लॉयर भी हैं, क्या ये हमारे जो पाकिस्तान के जो आइन है, जो कानून है, वो अपने मेंबरान असम्बली को, पार्लियामेंट को ये इख्तियार देता है उनके मेंबरान को कि वो जिस भी चाहे शख्स को बगैर किसी सियासी वाबस्तगी के वोट कर सकते हैं? क्या ये उनके आइनी और कानूनी हक है मेंबरान असम्बली का? जी बिल्कुल है। मैं ये स्विचिंग यहाँ पर भी होती है, और मैं समझता हूँ कि ये ज़मीर की आवाज़ होती है, इस पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते। ये तो बड़ी यानी कि ये बेसिकली जो कि पाकिस्तान में जो है ना वो बहुत ही कंट्रोलिंग किस्म के जो है वो एनवायरनमेंट में रखा जाता है, जो मर्जी की आदत होती है उसकी यही कोशिश होती है कि उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी जमात का पता भी ना ले, और पाकिस्तान में ये जमहूरियत जो है वो सियासी जमातों में तो है ही नहीं, तो इसलिए वो ये कहते हैं कि वोटिंग पैटर्न भी जो है ना उनकी बिल्कुल ख्वाहिशात और उनकी आंखों के इशारों से इधर उधर हो। लेकिन अगर आप दुनिया के अंदर जो यानी कि जमहूरियत में यानी कि जो दो बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, मतलब यूके पुरानी जो सबसे है और उसके बाद अमेरिका जो है, उसमें तो ये नॉर्मल चीज होती है कि लोग अपनी पार्टियों के खिलाफ वोटिंग करते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये कानूनी और आईनी और अखलाकी हक उन्हें हासिल है। बिल्कुल है, ये ज़मीर की आवाज़ है सर, इसीलिए तो वोट आप बिल्कुल बजा फरमाया साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये देखें साहब जिस तरह पीडीएम तमाम सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है और दीगर जो सियासी जमातें हैं, उन्होंने एक मुश्तरका प्लेटफार्म से ये इलेक्शन लड़ा। आप क्या समझते हैं जो माजी करीब में यही सियासी जमातें, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी अपने सख्त खरीफ लें, एक दूसरे पर शदीद अपने इल्ज़ामात लगाते रहे, आज इनका यकजा होना, गठे होना तहरीक इंसाफ के खिलाफ, क्या समझते हैं, क्या असबाब हैं, क्या मुराकात हैं? क्या इनका कोई ज़ाती मकसद है या कोई सियासी मकसद है या कौमी मफाद में ये कोई इज्तिमाई मकसद के असूल के लिए गठे हुए हैं, या नैब और एहतसाब के ने तमाम सियासी जमातों को गठे कर दिया है? देखिए, जो सियासत है उसका बुनियादी मकसद तो इक़्तिदार का असूल ही होता है। ठीक है, तमाम सियासी जमातें जो भी सियासत करते हैं वो इक़्तिदार की असूल के लिए करते हैं। तो ऑब्वियसली जब वो इक़्तिदार से दूर होते हैं, तो ये भी पूरी दुनिया में ये ट्रेंड ऐसे ही चलता है कि जब भी जो क़ुव्वतें इक़्तिदार से दूर होती हैं वो इकट्ठी होकर और एक इत्तेहाद बनाकर दोबारा इक़्तिदार के हासिल करने की कोशिश करती हैं। तो उस सूरत में इन्होंने भी ऐसे ही करते हैं। अब मतलब ये तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि पूरी दुनिया के अंदर जो मतलब नजरियात हैं वो एक किसी दौर में होता था कि एक लेफ्ट विंग होता था, एक राइट विंग होता था। वो चीज तो तकरीबन अब दुनिया से तकरीबन खत्म ही हो गई है। ठीक है, तो आप तकरीबन सेंटर्ड ही है सारे। सो उसमें ये है कि कुछ प्रिंसिपल देखे वो होते हैं जिनके ऊपर आप जो उनको साइड पे रखकर तो आप इत्तेहाद कायम करते हैं। दुनिया में सियासत में इत्तेहाद कायम करना ये मेरा हाल जितनी पुरानी सियासत है इतना पुराना ये। मेरा सवाल ये था, क्या ये जो इत्तेहाद उनका उन्होंने अगर अपना इत्तेहाद बनाया है, ये इसके मकासद क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं? या इसका मकसद तो इसका बिल्कुल वाज़ेह है ना सर, कि वो चाहते हैं कि इमरान खान को इक़्तिदार से वही ना इसकी खुद वो जो है दोबारा इक़्तिदार हासिल करें। और क्योंकि बाजार तो यही जो बड़ी सियासी जमातें जो पीडीएम में शामिल हैं, यही बाजार जमातें हैं इस वक्त एहतसाब और नैब के हवाले से इनको शिकायत हैं और यही उनकी ज़्यादातर अफेक्टिव हैं। तो क्या ये बड़ी वजह नहीं है कि एहतसाब और नैब ने इनको इकट्ठे कर दिया है?
हद तक ये भी एक फैक्टर है, लेकिन मैं जो चीज तो ये है ना कि इनमें कॉमन देखे वो आप देखा जाता है कि इनके दरमियान में क्या चीजें कॉमन है। एक तो इख्तिलाफ किया है और एक ये कि ये दोनों अपोजिशन में, ठीक है। सो अपोजिशन में जब आप होते हैं तो आप यकीनन कोशिश करते हैं कि आप एक अलायंस कायम करें और अपोजिशन को इकट्ठा करें। तो कुछ ये है कि एक तो ये अपोजिशन में, दूसरा ये है कि कुछ इनके खिलाफ जो कार्रवाइयां वगैरह हुई उसकी वजह से, वो दोनों तरफ से हुई, उसकी वजह से ये है कि ये जल्दी ज्यादा इकट्ठे हो गए और ज्यादा एक दूसरे के करीब आ गए। तो इट्स मीन इसमें कोई मुल्की मफाद या अवामी, इसमें बाजार, आपकी बात से ये मैं बात क्या अखज़ कर सकता हूँ, इसमें कोई बाजार मुल्की और कौमी मफाद शामिल नहीं है, इसमें उनके अपने कोई सियासी मुश्किलात हैं, जो परेशानियाँ, उसकी बिना पर ये इकट्ठे हुए हैं। नहीं देखें, सियासत के अंदर देखें जो भी मतलब इस मुल्क की जो दाखिली, खारजी, माली, माशरती, माशी जो भी जो स्ट्रेटजीज है, पॉलिसीज हैं, उनसे अपोजिशन इख्तिलाफ कर रही है। वो कह रहे हैं कि इसकी नहीं चाहिए, नुकसानदेह है मुल्क के लिए, ठीक है। तो उसलिए वो उसके ऊपर अगर इकट्ठे हुए हैं और वो ये समझते हैं कि हम इस मुल्क को बेहतर तरीके से चला सकते हैं और इमरान खान बेहतर तरीके से नहीं चला सकता, जो कि उनका नुक्ता नजर है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नुक्ता नजर है तो वो फिर मुल्क को कौन के लिए है ना, सियासत इसी चीज का नाम है ना। बिल्कुल साहब साहब, जिस तरह आप का तल्लक, आबाई तल्लक आज़ाद कश्मीर से है और आज़ाद कश्मीर में अभी चंद माह बाद ही इलेक्शन की आमद है, तो आप क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में भी इसी तरह पीडीएम की तर्ज पर, क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की यहाँ पे ब्रांचेस मौजूद हैं, क्या इस तरह का कोई पीडीएम तर्ज का इत्तेहाद आज़ाद कश्मीर में भी कायम हो सकता है? आज़ाद कश्मीर में जो अभी तो मुस्लिम लीग नून चूंकि इक़्तिदार में है और रवायती तौर पर तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ही दो मुखालिफ थे, जो कि बाद पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी। तो अब जो पीडीएम है वो तो इन दोनों का इत्तेहाद है। तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा इत्तेहाद आज़ाद कश्मीर में बने तो ये फिर मेरा ख्याल है कि कामयाबी से हुकूमत भी बना सकेंगे। अच्छा, क्या इस इत्तेहाद के बनने के चांसेस हैं? आपने कहा अगर ये इत्तेहाद कायम रहता है या इत्तेहाद बनता है आज़ाद कश्मीर में भी, तो हुकूमत बनाने की पोजीशन में वो आ सकते हैं। क्या इस तरह का इत्तेहाद आपको नजर आ रहा है? आप समझते हैं कि बन जाएगा? बाजार दोनों आज़ाद कश्मीर की दोनों बड़ी जमातों, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इस इत्तेहाद को रिजेक्ट किया है। जी, उसकी बुनियादी वजह यह है ना कि जो मफादात जो है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। जो पाकिस्तान में पीडीएम की जो सिचुएशन है वो जो मैंने पहले आपको बयान की, और आज़ाद कश्मीर के जो जमीनी हक़ाइक़ है ना वो बहुत मुख्तलिफ हैं। जिन बुनियादों पर वहाँ पर इत्तेहाद बना है, आज़ाद कश्मीर में वो तमाम चीज़ें मौजूद नहीं है। तो इसलिए ये इत्तेहाद मुश्किल है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर ये इत्तेहाद बने तो मेरा ख्याल है कि नून लीग के लिए मसाइल इससे खड़े हो सकते हैं। अच्छा साहब, जिस तरह आपने देखा कि जहाँ पे वफाकी हुकूमत होती है उसी जमात की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में माजी करीब में बनती आपने देखी है इंतखाबात की सूरत में, तो आप क्या समझते हैं? इससे पहले ये बड़ा एक हवा चली थी तहरीक इंसाफ के हक में, बड़ी बड़ी शख्सियात तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने में सोच विचार कर रही थी। इस जो हालिया सेनेट का इलेक्शन के बाद क्या समझते हैं कि इसके कुछ असरात आज़ाद कश्मीर की सियासत पर भी मरतब होंगे? मेरा ख्याल यह है कि अगर आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो मजबूत होती है, ठीक है, और पीपल्स पार्टी और नून लीग का आपस में इत्तेहाद नहीं कायम होता, ये जो पीडीएम जो है ये नहीं बनती, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत आसानी के साथ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना लेगी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर। बिल्कुल ही आप ये सोच सकते हैं कि पंजाब वाला मॉडल बन जाएगा कि जैसे वहाँ पे काफी लीग और तहरीक इंसाफ ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई। तो आप क्या समझे कि इंडिपेंडेंट आज़ाद अपनी 2 अक्सरियत के साथ बनाएगी या अद्दी अक्सरियत के साथ बनाएगी या इत्तेहाद के साथ? जैसे आपने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद के साथ बनाएगी, क्या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद के बगैर पीटीआई आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के पोजीशन में नहीं आपको नजर आ रही? नहीं, क्योंकि वो सीट एडजस्टमेंट होगी ना, तो सीट एडजस्टमेंट करके तो ये अक्सरियत हासिल कर लेंगे मेरा ख्याल है। मगर पीडीएम नहीं बनती। मगर पीटीआई के जो सरबराह हैं आज़ाद कश्मीर में, साबिक वज़ीर आज़म बैसुल्तान महमूद चौधरी, उन्होंने मुतअद्दिद बार मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से इत्तेहाद के हवाले से वाज़िह पैगाम दिया है कि पीटीआई किसी सूरत मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से इत्तेहाद नहीं करेगी। नहीं, मैं इत्तेहाद की नहीं, मैं सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। इत्तेहाद तो शायद ना हो।
नहीं, आपकी बात सीट ठीक है। सीट एडजस्टमेंट भी तो वही होगी ना, इत्तेहाद ही हुआ ना। अगर सीट एडजस्टमेंट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से करेंगे तो उधर एक इत्तेहाद तो ऐसे बन जाता है जैसे पीडीएम बन गया, एक यानी कि आइडेंटिटी बन जाती है जिनका एक ही ये इंतखाबी इत्तेहाद पीटीआई का और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इंतखाबी इत्तेहाद आपको नजर आ रहा है कि इसके चांसेस हैं? नहीं, सीट एडजस्टमेंट नजर आ रही है, इंतखाबी इत्तेहाद नहीं। अच्छा साहब, ये बताएं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जिस तरह मजबूती हुई, साबिक वज़ीर आज़म सदात सिकंदर या साबिक सदर राजा ज़ुल्फ़िकार समेत बड़ी बड़ी शख्सियात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने वाली हैं, कुछ ज्वाइन कर चुकी हैं, तो आप क्या समझते हैं इसका ज़्यादा फ़ायदा या नुकसान कौन सी सियासी जमात को होगा, पीटीआई को होगा या मुस्लिम लीग नून को होगा? इसका नुकसान मुस्लिम लीग नून को होगा और इसका फायदा जो है वो पीटीआई को होगा। ये हो सकता है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 4-5 सीटों से ज्यादा सीटें ना हासिल कर सके, लेकिन ये नुकसान बहुत करेगी पीटीआई का, सॉरी नून लीग का। बहुत सारी सीटों के ऊपर वहां पर वोट तोड़ेंगे ये, और अच्छी खासी तादाद में तोड़ेंगे। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि पिछले इलेक्शन में आपको याद होगा कि आपको याद होगा कि पिछले इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी के बीच में से पीटीआई निकली थी। तो उससे पिछले इलेक्शन में यानी कि पीपल्स पार्टी के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बीच में से मुस्लिम लीग निकली थी। उससे पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के बीच में से पीपल्स मुस्लिम लीग निकली थी। सो ये ऐसे ही मेरा ख्याल है सेम ही वही होगा, और जैसे उन्होंने डैमेज किया उस वक्त की रूलिंग पार्टी को, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी मुस्लिम लीग नून को काफी हद तक डैमेज करेगी। मगर अभी बाजार तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से अगर आप उसका थोड़ा सियासी जायजा लें तो बड़ी कोई शख्सियत जो इक़्तिदार में है, जो काबीना में है, जो इमरान असामी की, ना वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में गई ना वो पीटीआई में गई, तो बाजार तो लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून यूनाइट है, इत्तेहाद में है, वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ इलेक्शन में जाएगी। अभी चूंकि वो इलेक्शन का माहौल भी नहीं ना बनाई है, मेरा ख्याल है कि रमजान के बाद ही बनेगा सही माहौल। तो आप क्या समझते हैं कि पीटीआई और मुस्लिम लीग अगर इत्तेहाद करती है या सीट एडजस्टमेंट करती है, जो भी उसको आप नाम दे लें, तो आप क्या समझते हैं ये बासानी अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब हो जाएंगे? जी, मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान में हालात ऐसे ही रहे तो ये आसानी से अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब। तो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि तारीख आज़ादी कश्मीर का एक बेस कैंप है और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं, ओवरसीज़ के जो यहाँ पे जो हमारे कश्मीरी हैं इनकी नज़रें, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उसको इत्तेहाद को साफ़ और शफाफ बनाने के लिए कौन से इक़दाम उठाना इंतहाई ज़रूरी हैं ताकि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पर कम अज़ कम कोई उंगली ना उठा सके? यही अब पिछली दफा जो हुए वो फौज की निगरानी में जो इलेक्शन हुए, मेरा ख्याल है कि वो पोलिंग डे की हद तक, तो जहाँ पर आप देखें तो उनको तकरीबन जितने भी जो मॉनिटरिंग करती हैं एजेंसीज जो कि और एनजीओज और जो भी गैर सरकारी अदारे हैं, उन्होंने उनको साफ और शफाफ करार दिया। तो उसी अगर पैटर्न के मुताबिक अगर पाकिस्तान आर्मी के अंडर अगर ये इलेक्शन कराए जाए तो मेरा ख्याल है कि ये साफ और शफाफ इलेक्शन ही होंगे। उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि कोई जो लोकल प्रेशर्स हैं वो उसमें असरअंदाज हो सके। तो मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने पिछली दफा जिस तरह पीपल्स पार्टी के दौर में उन्होंने इलेक्शन करवाए, अगर उसी को ये दोबारा फौज की निगरानी में इलेक्शन कराए तो वो एक आज़ाद और शफाफ इलेक्शन ही होंगे। बहुत शुक्रिया साफरक बाबर एडवोकेट हमारे साथ प्रोग्राम में अपनी राय और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका फराहम करने का। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।